नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑफ दिस वन ऑफ द कंसेप्ट जो कि है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स विद OCI। इसमें क्या कह रहा है कि A लिमिटेड होल्ड्स 30% ऑफ द शेयर्स इन B लिमिटेड acquired on 15/7/2012. In separate financial statements, the investment in associate is carried at a cost of 200 million, and in a consolidated financial statement of 31st March 2015 the investment जो हमने recognize किया है वो है 300 million पे. The changes in the equity were recognized as FVOCI. On the 1st April 2015, A Limited acquired another 30% stake for 350 million. And as on the date of acquisition, fair value of the business identifiable assets and liabilities हमें दिया 1200 and 200. Deferred tax liability जो कि हमें दी हुई है 40 million की on the date of acquisition. Market value of the previously held is 30% and interest is 330 million. How should you recognize the acquisition of the controlling stake in B Limited? ये कैसे होगा? सबसे पहले हमें एसेट्स कितने दिए हुए हैं 1200 और हमें लाइबिलिटीज़ कितनी दी हुई है 200. पहले तो यहीं से शुरू करें. सो वी हैव एसेट्स अकाउंट डेबिट 1200 टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट 200. ठीक है. फिर हमें यहाँ क्या बोला है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी दी हुई है 40. तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी हमें दी हुई है 40. अब यहाँ पर हमारे पास जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पोर्शन है वो कैसे निकलेगा. देखो 30% तो मेरे पास ऑलरेडी हेल्ड है, प्रीवियसली हेल्ड था 30, मतलब टोटल हमारे पास 60% है. ठीक है. मतलब कितना रहता है अब हमारे पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास 30% प्लस 30%, टोटल आई हैव 60% कंट्रोल है ना. तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना हो गया 40%. अब किसका 40% मेरे पास यहाँ पे मैं निकालूंगी. जो हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालते हैं वो हम निकालते हैं नेट एसेट्स का. राइट. सो 1200 माइनस 200 माइनस 40. तो ये मेरा आ गया, यहाँ पे लिखती हूँ 1200 माइनस 200 माइनस 40 गिव्स मी 960. 960 का 40% इज़ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, यानी कि 384 आ गया. फिर इसके बाद इसने बोला कि हमने जब एक्वायर किया हमने 30% अनदर 30% जब हमने एक्वायर किया है फॉर 350 मिलियन. सो हमने कैश दिया 350 मिलियन का. ठीक है. और जब हमने और एक इन्वेस्टमेंट करी है तो हमने क्या करी है, हमने 330 की करी है, बट उसका जो हमारे को इन्वेस्टमेंट हमने किया 300 की किया है. सो टू इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएगा 300 और वो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट 330 पे दिया हुआ है. तो टू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगा 330 माइनस 300 इट गिव्स मी 30. ठीक है. जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी गुडविल की, दैट इज़ 104 बैलेंसिंग फिगर. यहाँ तक तो हो गया. अब इसके बाद अगली एंट्री, यहाँ पे ये एंट्री की वो तो लिखते थे नरेशन, बीइंग एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी मेड. ठीक है. इसके बाद जो भी हम गेन ऑन ट्रांसफ़र होते हैं हम यूजुअली P&L में ट्रांसफ़र करते हैं. सो वो नेक्स्ट एंट्री वही हो जाएगी, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 30 टू P&L. अब P&L में जाने से पहले हम एक और चीज़ देखेंगे. यहाँ पे हमें बोला था कि चेंज इन द इक्विटी विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन FVOCI, यानी कि जो भी इक्विटी में चेंज होगा हम इसमें रिकॉग्नाइज करेंगे. ठीक है. अब हमारा इक्विटी में चेंज कितना आया है, यहाँ पे 300 मिलियन था इन्वेस्टमेंट का और इनिशियली था 200, मतलब मेरे पास 100 का चेंज आया है. राइट. सो यहाँ पे हम डालेंगे OCI रिज़र्व अकाउंट डेबिट, वो 100 चला गया और P&L में चला गया 130.
सो एंट्री हो गई ये गेन ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, OCI रिजर्व अकाउंट डेबिट टू PNL बीइंग द प्रॉफिट recognized on D recognition। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टडी मैथ का क्वेश्चन है, सो जस्ट